-1 ये वेल डिफाइंड आपका नहीं था, राइट। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो सबसे पहला पॉइंट जो आया था दैट इज मिस्टर डिस्कार्टिज ने एक जगह एक पेपर पे ऐसा कुछ लिखा हुआ था। आफ्टर हिज डेथ जब उन पेपर्स को टर्न किया गया तो ये देखा गया कि इस चीज को उनके फॉलोअर्स ने बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने कहा कि अगर डिस्कार्टिज ने स्क्वायर रूट में नेगेटिव लिखा हुआ है तो ये वेल डिफाइंड होगा। ये पहला पॉइंट था। तो 17th सेंचुरी में सबसे पहले जी गेरार्ड नामक मैथमेटिशियन ने ये क्वेश्चन मार्क किया था कि स्क्वायर रूट में चीजें वेल डिफाइंड हो सकती हैं, बट किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, एंड सब ने डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज ये चीज एक्सेप्टेबल थी नहीं उस टाइम पे। ऐसे ही फिर मिस्टर ऑर्गेन नामक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये पॉइंट रेज किया था कि स्क्वायर रूट में चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, बट उस टाइम पे न्यूटन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। मिस्टर ऑर्गेन ने क्या किया था, एक पेपर लेके गए थे, उन्होंने सारी बातें ऑर्गेन को एक्सप्लेन किया था एंड न्यूटन को, एंड न्यूटन ने बेसिकली आफ्टर लिसनिंग ऑल दोज पॉइंट्स सारी चीजों को डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये नंबर सिस्टम है, क्यों डिस्कार्ड किया था मैं आपको बताता हूं। ऑर्गेन नामक मैथमेटिशियन का ये मानना था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी एक नंबर ही है। अब प्रॉब्लम ये आई कि कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर को भी फॉलो करता है। सो उस टाइम पे अगर ऑर्गेन ने इसको एज अ वेक्टर ट्रीट किया था तो डिवीजन ऑफ द वेक्टर डिफाइंड नहीं था, बट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो नंबर का डिवीजन पॉसिबल होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम की वजह से फिर वो वहां पे उस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था, राइट। फिर आए थे मिस्टर यूलर। इन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने किसी से ये पूछा ही नहीं, ये बताया भी नहीं कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज डिफाइंड। इन्होंने डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फ्रेम किया, बहुत ही लो वोल्टेज पे, वेरी स्मॉल वोल्टेज पे, राइट। एक लो वोल्टेज पे इन्होंने क्या किया, एक सेटअप क्रिएट किया, राइट। एक लो वोल्टेज पे सेटअप क्रिएट किया इन्होंने, और उस सेटअप में इन्होंने क्या किया, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के उन पॉइंट्स को रेज किया जो हमारे पास उस समय वेल डिफाइंड नहीं थे, राइट। सो इन्होंने एक सेटअप क्रिएट किया। उस सेटअप में क्या किया था इन्होंने, सी इन्होंने एक स्मॉल वोल्टेज रखा एंड उससे करंट फ्लो को इन्होंने प्रॉपर दिखाया। सो इनफैक्ट जिस तरीके का उनका सेटअप था उस पे लाइट ऑन करने पे जो वोल्टेज का फ्लो था वो नहीं होना चाहिए था, बट फाइनली वहां पे लाइट जल रही थी। तो सबके दिमाग की बत्ती जली। इन्होंने कहा नहीं, मैथमेटिकली तो ये डिफाइंड नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा मैथमेटिकली आप साइड रखो, ये बताओ कि ये जल रहा है या नहीं। फिर सबने रियलाइज किया कि नहीं, बात सही है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर वेल डिफाइंड हो सकता है। फिर सबने उनकी बात सुनी एंड पीछे के सारी चीजों को टर्न किया गया तो देखा गया सबने सही बातें की थी, बट यही था कि सबने कंप्लीट बात नहीं की थी, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें पहला पॉइंट आता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 को डिफाइन किया जा सकता है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस -1 आ गया, और यहां से प्लस माइनस एक आयोटा नामक टर्म यूलर ने यूज किया था, एंड आयोटा को बाय डिफॉल्ट डिफाइन किया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। हालांकि बर्नार्ड चाइल्ड एंड स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है कि आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 ही कहें, क्योंकि आयोटा का डेफिनेशन होता है, आयोटा इज डिफाइंड एज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 के दो रूट हैं, तो इट मीन्स कि आयोटा कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ -1 ऑल्सो, बट ये कन्वेंशनल है और ये एक्सेप्टेड है कॉमनली। ये आपका थोड़ा अनकॉमन हो गया, बट एडवांस लेवल पे कॉम्प्रिहेंशन फ्रेम करके ऐसी बातें की जा सकती हैं कि आयोटा को माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 भी कहा जाए। क्लियर। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिकॉज आयोटा का डेफिनेशन कहता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 को सेटिस्फाई करने वाला रूट आयोटा कहलाएगा। क्लियर। अब आयोटा के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पे आते हैं। इनफैक्ट अगर आयोटा स्क्वायर करें तो -1 होगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होगा, आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा। अगर आयोटा की पावर कोई 5252 कहे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, बिकॉज आई की पावर अगर 4k के टाइप का कोई भी नंबर है तो ऑलवेज 1 होगा। आई की पावर 4k के टाइप का कोई भी नंबर है तो 1 होगा। इसका फायदा क्या उठाया जा सकता है, सी 9 2
सपोज दैट ये आपका कोई वैल्यू है, राइट? इसका वैल्यू निकालना है तो इसका वैल्यू आएगा 1 आयोटा की पावर, क्योंकि ये 92 करोगे तो 1 आ जाएगा। पावर उसके बाद कुछ भी होता रहे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, राइट? इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि समेशन ऑफ आई पावर 2020 आई इक्वल टू 1 to 2020 निकालना है, तो सी इनफैक्ट पहला आई स्क्वायर, इसको जीपी की तरह मत सॉल्व कीजिए, इसको 4 4 के सेट में लेके जाइए, यू नो इसका वैल्यू 0 आएगा। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर आई क्यूब आई टू द पावर 4 इज ऑलवेज 0, बिकॉज ये तो आयोटा ही रहेगा, ये -1, ये माइनस आयोटा और ये +1, राइट? तो ये वैल्यू आ गया। 2020 पे जाओगे तो 4 4 का सेट बनेगा, तो हर एक 4 का सेट आपका 0 मिल जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 0। क्लियर? तो ये आयोटा के टर्म्स हैं, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। 1/i की पावर 25 अगर कभी इवेलुएट करना है तो दिस 1/i हो जाएगा, दैट इज -i। तो ये भी आपके नए 1/i या i के टर्म्स हो तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ रिप्रेजेंटेशन पे, और इनफैक्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला रिप्रेजेंटेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म का है, तो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, कार्टेशियन फॉर्म ऑल्सो नोन एज ऑर्गेंड फॉर्म, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट में रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं, रियल एक्सिस, और इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, राइट? और जो कोई भी नंबर है z, उसको x प्लस आई वाई कहते हैं। तो ये अगर x प्लस आई वाई है तो इस तरीके से ये वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इसका x एक्सिस जिसको रियल कह रहे थे और ये y कहलाएगा, तो रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर ई जेड x हो गया, और आई एम जेड लिखें तो ये आ जाएगा y। आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट एंड आर ई मतलब दैट इज रियल पार्ट। क्लियर? तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दो अलग अलग हमारे पास सेगमेंट रहेंगे, और वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो वेक्टर लॉ भी यहां से फॉलो हो रहा है, तो फॉर अ टाइम बिंग ऐसा कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मॉडुलस ऑफ z कहेंगे, मॉड ऑफ z से रिप्रेजेंट होगा, और मॉड ऑफ z का वैल्यू क्लियर कट आप देख सकते हो, ये लेंथ होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये मॉड ऑफ z का वैल्यू आ गया। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट रहा। अब यहां से कुछ और भी बातें डिफाइन की जा सकती हैं। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय z बार, जिसको x माइनस आई वाई कहोगे आप, x माइनस आई वाई। ओके, नाउ सी z बार का वैल्यू अगर हम इवेलुएट करें तो x प्लस आई वाई एंड x माइनस आई वाई होगा। डायरेक्टली आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑल्सो नोन एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये z बार का वैल्यू आया। तो यहां से डायरेक्टली आप एक नया रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हो, z बार इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर। मूव टू द नेक्स्ट। नाउ तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज कर लिया, और इसको अलग से हम रख लेते हैं, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, जो प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर जेड बार के बराबर होगा। ये पहली प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करेंगे। अब आते हैं, अगर ये वेक्टर है तो इसका एंगल भी होना चाहिए, जिसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जो डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इन शॉर्ट इसको लिखेंगे हम लोग ए आर जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। सम बुक्स ऑल्सो से एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो दोनों बातें सेम है, बिकॉज सेम टाइम पे गॉसियन नामक मैथमेटिशियन ने भी यही बात की थी। तो गॉस ने एम्पलीट्यूड नामक टर्म यूज किया था, अलग अलग कंट्रीज के थे, तो बाद में ये कंपाइल किया गया, देखा गया दोनों ने लगभग सेम बात की थी, बट दोनों के जो टर्म्स थे वो अलग थे। सो सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ऐसे जा रहा है जेड, जिसको x प्लस आई वाई आप कह रहे थे, तो ये एंगल थीटा आपका आर्ग्यूमेंट कहलाएगा।
दूसरा पॉइंट आता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, थीटा माइनस पाई टू पाई के बीच में लाई कर रहा होगा। ऑर्गेन नामक मैथमेटिशियन ने यह बोला था कि जहां से डिस्टेंस कम हो हम वहां से मेजरमेंट करेंगे। तो अगर कोई चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उनका कहना था कि आप क्लॉकवाइज मूव करोगे। फर्स्ट या सेकंड में है तो आप कैसे मूव करोगे, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। रही बात अगर यहां पे कोई पॉइंट आ जाए तो ऊपर से आए या नीचे से, तो उन्होंने पाई पे क्लोज ब्रैकेट लगाया था ताकि एम्बिग्यूटी ना रहे, तो ऊपर से आएंगे। व्हाट डज इट मीन कि z इक्वल टू अगर -1 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई या माइनस पाई दोनों हो सकता था, हम लिखेंगे पाई एज पर द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, सो सी आर्ग्यूमेंट को थोड़ा आसान करने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे जाएगा, और ये जो थीटा होगा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, डायरेक्टली आप कह सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, क्योंकि ये y है, ये y है और ये x है, तो tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, तो थीटा इक्वल टू यू कैन से tan इनवर्स y बाई एक्स। सेम वे में अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप ये कहोगे कि यहां से ऐसे जाएगा और ये एंगल आपका होगा थीटा। अब देखो इसको अल्फा कह दें तो अल्फा का वैल्यू आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज tan इनवर्स y बाई एक्स, मैग्नीट्यूड। तो यहां से आ जाएगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। मॉड सब जगह लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप जा रहे हो तो यू कैन सी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक दिस, इसमें अब जो आपका एंगल होगा वो ये वाला एंगल थीटा कहलाएगा। ये निकालना बहुत आसान है, तो इसको अल्फा को हम इवैल्यूएट कर लेंगे और ये अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स अभी भी, क्योंकि z का वैल्यू अभी भी x प्लस आई वाई होगा, बस मॉड लगा देंगे तो ये लेंथ मिलेगा, राइट। इन लेंथ को कंसिडर कर लिया x और y मॉड लगा के, तो यहाँ थीटा आ जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्टली आप कहोगे tan इनवर्स y बाई एक्स विद अ माइनस साइन। तो ये डिफरेंट अगर आप अलग अलग याद रखो तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना आसान हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं तो कोई सुनिए, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, राइट। सो इसको यूटिलाइज करने के लिए लाइक सपोज दैट आपको गिवन है z इक्वल टू, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के टर्म में अगर चीजों को सॉल्व करना है तो दो तरीके की चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको नंबर्स गिवन होते हैं, उसके प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि रूट ऑफ 37 राइट प्लस रूट ऑफ माइनस 19, अब इसके लिए आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट, तो यह आ जाता tan इनवर्स, सबसे पहले इसको लिखो रूट ऑफ 37 प्लस रूट ऑफ 19 आयोटा, तो tan इनवर्स रूट ऑफ 19 अपॉन रूट ऑफ 37, डन। और कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट आपका क्या आ गया, इसका आर्ग्यूमेंट। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये आता है कि कई बार चीजों को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहां पे भी थीटा की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। सो अब आते हैं दूसरे फॉर्म पे। दूसरा फॉर्म है आपका पोलर फॉर्म। देखो पोलर फॉर्म बहुत सिंपल सा पॉइंट था कि अगर आपके पास ये नंबर है तो अगर इसको थीटा कह रहे हो और इसको मैं r कह दूं जिसको मॉड ऑफ z कहते थे, तो z इक्वल टू आप लिख सकते हो मॉड ऑफ z, ये वैल्यू कितना होगा मॉड ऑफ z कॉस थीटा, और ये वैल्यू कितना होगा मॉड ऑफ z साइन थीटा। तो मॉड ऑफ z कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ z साइन थीटा विद आयोटा, तो यू कैन से कि मॉड ऑफ z बाहर कर दीजिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऑल्सो नोन एज z इक्वल टू r सी आई एस थीटा और r e की पावर आई थीटा। सी आई एस थीटा का मीनिंग होगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड e की पावर आई थीटा का मीनिंग होगा अगेन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये दो अलग अलग आपके वैल्यूज हो गए, दोनों ही लिख सकते हैं। इस फॉर्म को यूलर फॉर्म भी कहते हैं।
क्योंकि यूलर ने सबसे पहली बार ये पॉइंट रेज किया था, तो यहां से हमें यूलर फॉर्म भी मिल गया। अब पॉइंट ये आता है सिस थीटा तो इजी है, z इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, तो ई की पावर आई थीटा को आप कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कैसे कह सकते हो, राइट? तो यूलर ने ये पॉइंट रेज किया था। उनके हिसाब से अगर मैक्लॉरेन और टेलर सीरीज यूज करें तो ई की पावर थीटा का एक्सपेंशन होगा कॉस थीटा, दैट इज जिसको आप कॉस थीटा कह रहे थे, फॉर अ टाइम बिंग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं मैं। इसका एक्सपेंशन होता है, ये स्टैंडर्ड है यूजिंग द मैक्लॉरेन एंड टेलर थ्योरम, एनसीईआरटी भी कवर करता है ये पॉइंट। ये होता है थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल, थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट। अगर ई की पावर आई थीटा होगा तो 1 प्लस आई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस आई थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल सो ऑन। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल थीटा की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल डॉट डॉट। आयोटा कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपका थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल और ये माइनस दिखेगा थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन। तो इसलिए कहा जाता है कि ये कॉस थीटा का एक्सपेंशन है और दूसरा साइन थीटा। तो ये इसके प्रूफ की लाइंस हैं जो कोई जरूरी नहीं है कि आपको पता हो। तो यूलर ने ये चीज यूज किया था जिसकी वजह से वो डायरेक्टली कह पाए थे। तो हमारे पास यहां से 3 फॉर्म्स हो गए, कौन कौन से? एक तो हो गया z कैन बी रिटन एज x प्लस आई वाई, कैन बी रिटन एज r सिस थीटा, कैन बी रिटन एज r e की पावर आई थीटा, और ये सारे फॉर्म एग्जैक्टली सेम है, नाम अलग अलग हो सकता है, राइट? हर एक फॉर्म की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे कि इन फॉर्म्स को कैसे यूटिलाइज करें, मॉडुलस वगैरह फंक्शंस पे कैसे इसको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है? तो अब देखते हैं। देखो सबसे पहला तो पॉइंट होता है कि अगर इन चीजों को यूज करना है तो एक मान लीजिए आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सी व्हाट डज इट मीन? जेड क्यूब इक्वल टू अगर 1 है तो इसके क्या क्या रूट्स होंगे, या एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है तो क्या रूट्स होंगे? सी एक जो कॉमन एरर रहता है, आपको क्या लगता है कि अगर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है तो एक्स का वैल्यू 1 आएगा, ऐसा आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। बट ये तब होगा जब x बिलोंग टू r हो। तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया था, हमेशा लिखा रहता था कि x इज ए रियल नंबर। अगर साइड से x इज ए रियल नंबर नहीं लिखा हुआ है तो x क्यूब इक्वल टू 1 के 3 रूट्स होंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, या इसके भी 3 रूट्स होंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। लेट अस सी क्या मीनिंग है। जेड क्यूब माइनस 1 को 0 लिखो तो इसको जेड माइनस 1 जेड स्क्वायर, इसको 1 क्यूब लिख सकते हो, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 लिख सकते हो। तो यहां से वैल्यू आ जाएगा जेड इक्वल टू 1 और सेकेंड वैल्यू आएगा -1 प्लस माइनस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो जेड का वैल्यू आ गया -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ये आपका वैल्यू हो गया। अब देखो यहां से देखा जाए तो सेकेंड जो वैल्यू है इसको 2 पार्ट में लिखा जाता है। जेड का वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, इसको ओमेगा कहते हैं, और जेड इक्वल टू -1 माइनस रूट 3 आई बाई 2 को माइनस ओमेगा कहते हैं। तो वही बड़ा फेमस टर्म हो जाता है, दैट इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओके? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जेड क्यूब इक्वल टू 1 के 3 रूट्स हो गए, इसलिए इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बोला जाता है। और कभी भी आपको कोई कहे कि जेड क्यूब इक्वल टू 1 के कितने रूट्स होंगे तो आपका आंसर होना चाहिए 3 रूट्स होंगे, राइट? अब इसके प्रॉब्लम्स बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं कहूं कि आपके पास ऐसे कुछ फॉर्म्स आए, जैसे मान लो जेड क्यूब इक्वल टू -8 के रूट्स निकालने हैं, तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करो कि जेड क्यूब इक्वल टू -1 के रूट्स होंगे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, याद रहेगा? सो सेम वे में -8 इसको लिखो माइनस, दैट इज यू कैन से कि 2 आ गया बाहर, या -2 इंटू, दैट इज लाइक दिस, जेड क्यूब इक्वल टू दैट इज -1 इंटू 2 क्यूब, राइट? तो जेड आ जाएगा 2 इंटू
-1 पावर 1/3, तो z के वैल्यू आ जाएगा 2 -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो z इक्वल टू आ गया -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते थे, ये भी आप कह सकते हो कि बेसिकली ऐसी चीजों के लिए आप अगर ऐसा कुछ इक्वेशन कभी आपके पास है दैट इज कि z माइनस के का क्यूब इक्वल टू अल्फा, तो इसके रूट्स होंगे बेसिकली k प्लस अल्फा की पावर 1/3 नेक्स्ट k प्लस अल्फा की पावर 1/3 ओमेगा एंड k प्लस अल्फा की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है बिकॉज अल्फा की पावर 1/3 के साथ आपके पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 3 डिफरेंट वैल्यूज होंगे। ओके अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड हम किस तरीके के प्रॉब्लम्स देख सकते हैं और क्या क्या उसमें वेरिएशन रहता है। ओके तो फर्स्ट वेरिएशन, इफ omega and omega square are roots of z square plus z plus 1 equal to 0, then evaluate z plus 1 upon z का स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर का स्क्वायर, z क्यूब प्लस 1 अपॉन z क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर डॉट डॉट अप टू z की पावर 54 प्लस 1 अपॉन z की पावर 54 का स्क्वायर। अब इसको इवैल्यूएट करना है, तो कैसे करोगे आप, क्या लॉजिक अप्लाई कर सकते हो आप इसके लिए। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि फर्स्ट लाइन में जब दिया हुआ है तो उससे क्या क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। इनफैक्ट जेड क्यूब इक्वल टू जब 1 कहते हो आप तो क्लियर कट ये हो जाता है कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स हैं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज 0 होगा, ओमेगा क्यूब 1 होगा क्योंकि ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहां पे अगर रख दें तो ये वैल्यू दिखेगा ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज बेसिकली ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर एंड सो ऑन। यू नो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा -1। इट मीन्स कि ये वैल्यू आ गया -1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर। अब जो कॉमन प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम लोगों से वो ये होता है कि अब लगता है कि 2 टर्म्स के बाद जो आएगा वही बार बार आता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अगर आपको श्योर होना है तो मिनिमम 3 वैल्यूज को फोकस करना चाहिए, मिनिमम 3 वैल्यूज को फोकस करना चाहिए। तो नेक्स्ट वैल्यू को जरूर चेक करना चाहिए, दैट इज ओमेगा क्यूब 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, देन आएगा ओमेगा की पावर 4 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4 एंड सो ऑन। 3 के बाद आप मूव कर सकते हो, तो थर्ड पे जाओगे तो 1 अपॉन 1 आ जाएगा, फोर्थ पे जाओगे तो फिर से आपका -1 आ जाएगा एंड -1, फिर से आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो हर 3 टर्म्स के बाद ये डिसाइड होगा कि क्या पैटर्न मिल रहा है। तो यू कैन सी इसका आंसर आ गया आपका इनिशियल 3 टर्म्स 1 1 1 एंड देन 4। तो यही टर्म रिपीट होगा हाउ मेनी टाइम्स, 18 टाइम्स, राइट। दैट इज 54 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 18 टाइम्स, तो कितना आ गया 70, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, तो दैट इज 18 इंटू 6, क्लियर 108। तो राइट आंसर इसका कितना आ गया 108, बिकॉज 2 का स्क्वायर था तो 4 आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। सिंप्लीफाई a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन
बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी अपॉन सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हमें फोकस करना होगा कि इस तरीके के चीजों के लिए हमारे पास एबीसी इनफैक्ट बाय डिफॉल्ट रियल नंबर्स हैं, वो रिटर्न होगा। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसको कैसे करें? अब देखो यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में लॉजिक क्या होता है, यहां ए है, यहां ए ओमेगा है, तो क्या करो, ओमेगा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी प्लस ए ओमेगा। यहां पे देखो ए है यहां पे, तो ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर आ जाएगा ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी अपॉन, राइट। अब सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर आ जाएगा ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी अपॉन ओमेगा बी प्लस, राइट। यहां पे देखोगे तो ये बी ओमेगा स्क्वायर है प्लस सी प्लस ए ओमेगा, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, नीचे मत मल्टीप्लाई कीजिए, केवल ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ऐसे 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये मॉड के बाहर रहेगा और इनसाइड आ जाता ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, 1 अपॉन ओमेगा का मॉड प्लस 1 अपॉन 1 ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आ गया, 1 प्लस 1, दैट इज बेसिकली 2। क्लियर, बेसिकली आ गया 2। सो ये आपका लॉजिक होगा, जिस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हर बार जो ट्रिक होता है वो यही रहता है आपका कि आप डिनोमिनेटर को चेक करो और डिनोमिनेटर के बेसिस पे इसको रिकॉग्नाइज करो कि किस तरीके से ये मूव करेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले एक जनरलाइजेशन करते हैं कि अगर 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, इसको जनरलाइज कैसे करें? तो इसके दो तरीके के वैल्यूज आएंगे। देखो, पहला केस होता है कि ये 0 आ जाए, लेकिन ये 0 तब आएगा जब n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3k। इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3k देन इट इज 3। तो ये दो अलग अलग आपके पास वैल्यूज आएंगे डिपेंडिंग ऑन द कि इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट। सो इन चीजों के बेसिस पे अगर हम यूटिलाइज करना चाहें तो हमारे प्रॉब्लम्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। सो इफ प्रॉब्लम इज कि इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 1, देन फाइंड x की पावर 20 प्लस 1 अपॉन x की पावर 20, इसको इवैल्यूएट करना है। तो क्या करोगे आप? तो सबसे पहले रियलाइज करो कि जो फर्स्ट लाइन था, जो फर्स्ट लाइन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर अगर इसके रूट्स हैं तो इसको उठा के यहां पे रख दीजिए। तो माइनस ओमेगा पावर 20 प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा पावर 20, तो दैट इज 1। तो ओमेगा की पावर 20 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 20। देखो 3 से डिवाइड करो, राइट।
3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा 3 इंटू दैट इज 6, राइट, 7 3 प्लस 1, सेम चीज डिनोमिनेटर में होगा तो इसको लिख सकते हो ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आंसर कितना आ गया, दैट इज -1, तो आंसर आ गया इसका -1। क्लियर? तो ये आपका लॉजिक होगा किस तरीके से हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को यूटिलाइज करेंगे, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इस तरीके से जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और कितने इसके यूसेज हो सकते हैं, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसको लेकर के हम चीजों को फैक्टराइज भी कर सकते हैं। सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी प्लस सी, जैसे एक सिंपल सा बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है, दैट इज कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर आप कहते हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जैसे कि अगर इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट, तो इसको आप फैक्टर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, राइट। और x प्लस वाई प्लस जेड का यहां से अगर वैल्यू हम ले लें कि x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इसको फैक्टर वाइज करें तो x प्लस वाई प्लस जेड होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और इनसाइड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यह आपका स्टैंडर्ड है। अब इसको भी आप फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इन्वॉल्व करना है तो नेगेटिव के लिए ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए, तो यह आ जाता आपका एक्स प्लस ओमेगा प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -1 को लिख दीजिए यहां पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड एक्स। अब इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो ये हमारे लॉजिक्स होते हैं उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि सिंपली मुझे इसको रिजॉल्व करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, तो इसको अगर रिजॉल्व करना है तो इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एंड देन ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये लिखा जा सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ये कुछ यूज हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, इवन फैक्टराइजेशन हो या उन चीजों को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो या सिंप्लीफाई करना चाहते हो, तो सारी चीजों के लिए वर्क कर रहा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज पे जिसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम, ओके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज के लिए भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी। सपोज दैट आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक एनसीईआरटी का बड़ा कॉमन क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है एक लाइन में भी उसको, कि इफ अल्फा बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स राइट एंड मॉड ऑफ बीटा इज 1, देन फाइंड अल्फा और बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसको इवैल्यूएट करना है। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड पे जा रहा हूं मैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक लाइन में कैसे करें वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो इसको इवैल्यूएट करना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। हमें पता है कि मॉड ऑफ बीटा कितना है 1, तो आप लिखो स्क्वायर, तो बीटा बीटा बार कितना हो गया 1, राइट। तो देखो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 को लिख दो बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा। देखो अब ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा का, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मॉड ऑफ बीटा, बाहर ले लो तो बचेगा क्या, बीटा माइनस अल्फा का होल कॉन्जुगेट। आपको पता है जेड का बार लें दैट इज मॉडुलस लें या जेड बार का मॉडुलस, दोनों बातें सेम है।
तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ बीटा कितना बचा, 1 अपॉन 1, तो सिंपली 1 आ गया। ये अलग अलग ट्रिक्स हैं और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। तो प्रॉपर्टी ज्योग्राफी को इस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है जो डायरेक्टली किसी भी प्रॉब्लम को इवेल्युएट करने के लिए आपके स्टेप्स को मिनिमाइज कर देते हैं, जो मेन आपका पॉइंट रहता है, राइट। अब आते हैं हम कि अगर कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो कैसे सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल कि अगर कभी आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3ix प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें आयोटा लगा हुआ है, अब इसके वैल्यूज निकालने हैं। तो इसके वैल्यूज के लिए क्या करोगे आप, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते थे वही अप्लाई कीजिए, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से पहले आपको डी चाहिए होगा, तो डी का वैल्यू निकालो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यू कैन से दैट इज -9 माइनस दैट इज 16, तो -25। यू कैन से कि डी का वैल्यू आ गया 25i स्क्वायर। अब देखो अगर यहां से हम अल्फा बीटा का वैल्यू निकालें तो अल्फा बीटा का वैल्यू आ जाएगा -3i प्लस माइनस, राइट, यह आ जाता 5 आयोटा अपॉन बेसिकली 2 इंटू 2 दैट इज 4। ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर देखें तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 8, तो 2i माइनस के साथ, और बीटा का वैल्यू आ गया i/2। तो ये क्वाड्रेटिक भी सॉल्व किया जा सकता है, जिसको कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, जो कि आपका मेन एक कंसर्न रहता है। अभी मैंने यूलर फॉर्म कहीं भी यूटिलाइज नहीं किया अगर आप देखोगे, क्योंकि यूलर फॉर्म जब यूटिलाइज करेंगे तो वो आपके क्वेश्चंस को अपर लेवल पे ले जाता है, क्योंकि यूलर फॉर्म के थ्रू इनफैक्ट अगर जो मॉड आप लिख रहे हो उस पर भी अगर फोकस करें तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अगर केवल 1 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है कि इज अ सर्कल विथ रेडियस 1। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 को अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखाएं तो ये एक सर्कल दिखेगा। दिस इज अ सर्कल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। बहुत सारे लॉजिक हैं, देखो कैसे। अगर मॉड ऑफ जेड को लिखते हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो मिला क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो दैट इज अ सर्कल, राइट। अगर ऐसे ही मैं कह दूं कि z माइनस 2 इक्वल टू 4 है, तो पता है ये एक नया सर्कल होगा जिसका रेडियस कहां पे होगा, 2 पे, दैट इज सेंटर 2 पे होगा, और रेडियस कितना होगा, 4। सेंटर होगा 2,0 पे और ये रेडियस होगा 4। तो अगर इस तरीके से चीजों को रियलाइज कर पाए तो और भी अच्छा रहेगा, दैट इज रेडियस इक्वल टू 4 एंड सेंटर हो जाएगा 2,0। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे होंगे कि इस चीज को कैसे रियलाइज करें कि ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अपर लेवल पे चलेंगे, ओके। तो बेसिकली इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को और उसके सिग्निफिकेंस को देखा जा सकता है, जो कि बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डायरेक्टली आप इसको सर्कल से कनेक्ट कर सकते हो, कल की क्लास में इसको एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, राइट, एंड दूसरे जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स हैं स्ट्रेट लाइन, उससे कनेक्ट करने पे फोकस करेंगे, राइट। कॉन्जुगेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनइक्वालिटीज कैसे बात कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम फोकस कर रहे होंगे। So thank you for your kind cooperation and listening me. Thank you.